नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। मध्य प्रदेश की सिंगरौली विधानसभा सीट से विधायक राम लल्लू वैश्य से आज हम खास मुलाकात करेंगे। एनबी न्यूज के सवालों का जवाब खुद विधायक राम लल्लू देंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्या के बारे में उनसे जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक उनके क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास कार्य करवाए हैं जिसका क्षेत्र की जनता को लाभ मिल रहा है और ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं अभी लंबित हैं जिन पर काम चल रहा है। राम लल्लू वैश्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम लल्लू वैश्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। राम लल्लू जी, जिस तरीके से मैंने आपके बारे में जो पढ़ा है उसमें ये निकल करके सामने आया कि आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान नेता के रूप में आप पहले उभरे, उसके बाद आप विधायक बने। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल चर्चा का जो विषय है वो कृषि सुधार बिल हैं, 3 विधेयक जिनको पारित किया गया सदन में और अब राष्ट्रपति से भी उनको मंजूरी मिल चुकी है, उसके बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। ये सिंगरौली में जी, सिंगरौली में आपको सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देता हूँ जी, कि आपसे आज हमारी बातें हो रही है सिंगरौली के विकास के बारे में। जी, सिंगरौली का विकास मध्य प्रदेश के अंतिम छोर का ही जिला है। जी, जब जिला नहीं बना था तब भी यहाँ नागर कोल फील्ड लिमिटेड का पदार्पण हुआ, एनटीपीसी नगर का पदार्पण हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके जिले में हिंडाल्को, रिलायंस, एस्सार और कंपनियां भी आ गई और यहाँ के विस्थापितों के वास्तव में सही वर्तमान स्थिति में न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, तमाम तरह की कंपनियां अड़ंगा लगाती है और हम लोग निरंतर इसका प्रयास कर रहे हैं कि सबको नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए और प्रदूषण यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में है, 70% से 80% के बीच में। एनजीटी के पास भी दावे किए गए, सारे बात किए गए, किंतु यह कोयला माइंस और पावर परियोजना के चलते इसका सुचारू रूप से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। जी, तो ऐसी स्थितियों में मैं तो ये कहूंगा आपसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सारे विभाग खोल दिए सिंगरौली में, किंतु कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं है। वो ढंग से ये ढंग से करना चाहिए। जी, जो कृषि से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, क्या उनसे सच में किसानों को लाभ होने वाला है या फिर वो बिल जो है, जो विधेयक है, वो किसानों पर थोपने का काम किया जा रहा है? किसानों का मूल रूप से तो कहना नहीं चाहिए कि जहाँ वास्तव में खेती होती है वहाँ तो लाभ वाले व्यवसाय हो रहे हैं जी, किंतु जहाँ कोल माइंस पावर परियोजना जहाँ स्थापित है, अगल बगल के लोगों को क्षति के अलावा, नुकसान के अलावा कहीं कोई न्याय नहीं है जी। तो जिस तरीके से साथ न्याय नहीं हो पा रहा है जी, तो कहीं ना कहीं किसानों को इन कानूनों से न्याय नहीं मिलेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में यहाँ की जमीन जो मौजा भी कोलफील्ड में अर्जित होती है उसका भी न्याय सही से नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी तमाम तरह के 50% से ज्यादा लोगों की जमीनें गई है जी, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी का समय चल रहा है, पिछले लंबे समय में लॉकडाउन रहा है, तो ऐसे में ताकि आपकी जनता में, जो आपके क्षेत्र की जनता है, वहां पर कोरोना का प्रसार ज्यादा ना फैले, हालांकि आपका क्षेत्र काफी सुरक्षित नजर आ रहा है, बहुत कम मृत्यु, वहां पर जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है और कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसे में किस तरीके से वहां पर अभियान चलाया गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना अभियान चलाया था, उसमें किस तरीके से जांच की गई, कितने बड़े स्तर पर, कितने लोगों की अभी तक वहां पर जांच की जा चुकी है? कोरोना महामारी का हमारे 24 तारीख को लॉकडाउन किया गया पूरे देश में। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ये जरूर है कि इससे हमको राहत भरी मिली है। किंतु सने सने करके कहीं न कहीं लोगों को जब ज्यादा छूट मिलती है तो आवागमन ज्यादा होता है, बाजारों में आवागमन ज्यादा होता है, तो कुछ ना कुछ आज की तारीख में बढ़ती हुई है, पॉजिटिव केस ज्यादा मिल रहे हैं जी। ये बात जरूर है
मरने की संख्या जरूर कम है, जी ठीक भी हो रहे हैं। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से इसमें लगी हुई है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमको ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है कि हम मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, हाथ को बार बार धोएं, 2 गज की दूरी बनाए रहें, इसके बार बार अपील होती है। इससे हमको सबको कहीं कहीं राहत तो है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और जो विपक्ष का यह दावा है कि जांच में कहीं ना कहीं कमी है, इसी वजह से कम आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या ग्रामीण स्तर पर भी जांच करवाई जा रही है आपके क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, सभी जगह जांच हो रहे हैं जी, और सैंपल भेजे जा रहे हैं। जैसा स्थिति है वो सब अच्छे है जी। और अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया, तो ऐसे में आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण अभी तक क्या कुछ प्लानिंग की है या फिर क्या कुछ काम आपकी तरफ से किया जा रहा है ताकि आपकी क्षेत्र की जनता आत्मनिर्भर हो सके? आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार से हम लोग निरंतर एक सिंचाई परियोजना बनाने का काम प्रारंभ कराया है जी। जो विचाराधीन है। यदि वह प्रोजेक्ट मंजूर हो जाएंगे तो हमारे किसानों को खेती करने के लिए निश्चित रूप से फसल को दुगुना आय हो सकती है, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जो किसान सम्मान समृद्धि योजना जो मोदी जी ने 6,000 रुपए दे थे खाते में 3 किस्तों में, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 4,000 2 किस्तों में साल में देने का प्रारंभ किए हैं भी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि आप किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सबसे पहले अपनी प्राथमिकता में लेंगे, ये गलत नहीं होगा? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से किसानों के लिए, चाहे वो फसल क्षतिपूर्ति को, फसल बीमा योजना हो, सभी को समय समय पर किसानों के खाते में पैसा डालने का काम कर रहे हैं जी। इसमें तो कोई संदेह नहीं, मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है। क्या किसान के खाते में पैसा देने से किसान आत्मनिर्भर हो जाएंगे या फिर किसानों को उनकी फसल का उचित दाम समय पर मिले, उनकी फसल का नुकसान ना हो, और अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए? क्या इस चीज से आत्मनिर्भर होंगे या फिर सीधा उनके खाते में पैसे डाल देने से वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे? निश्चित रूप से जैसे भी क्षति होता है फसलों का वर्षा से, ओला पाला से, तो उसको समय समय पर सर्वे करके कंपनसेशन बना के और उनके खाते में डालने का ही काम होता है। कोई नकद नहीं राशि दी जाती जी। इसमें मध्य प्रदेश में इस बात के लिए है। जी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं, 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? मध्य प्रदेश के बारे में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुके हैं। चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करेगा, चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से सरकार, चुनाव आयोग तैयार है। जी, लगातार जिस तरीके से खरीद फरोख्त का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एक बड़ा चेहरा कांग्रेस से बीजेपी के परिवार में शामिल हुआ, उसका बेखुलकर के विरोध हो रहा है, तो ऐसे में कहां देखते हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं आप जो उपचुनाव में रहने वाला है? लोकतंत्र में जी स्वतंत्रता है जी, क्योंकि जो लोग कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा देके और वो भाजपा में शामिल हुए जी, और उनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना रही है, तो जनता ये तय करेगी कि जो विकास कार्य प्रदेश के मुखिया ने उठाया था उनको कम से कम स्वीकार करते हुए ये भाजपा में आए और इनके पूरे प्रदेश में 28 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। जी, जिस तरीके से सिंगरौली को जिला बनवाने में आपने आंदोलन छेड़ा था, सिंगरौली जिला बन भी गया है और अब कई साल हो गए हैं, तो सिंगरौली को जिला बनवाने के पीछे क्या कुछ आपका अहम मकसद था और क्या वो पूरा हो चुका है या अभी भी उसमें आप काम कर रहे हैं? सिंगरौली को जिला बनने के लिए प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ 4-5 बड़े प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ये दोनों को स्वीकृतियां मिल गई है जी। आने वाले रिहंड सिंचाई परियोजना, नल जल योजना, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट 2-4-5 साल के बाद पूरे होंगे तो लगेगा कि सिंगरौली को, यहाँ के आम नागरिकों को कहीं न कहीं ये सुविधाएं प्राप्त हो रही है।
जी, सीमावर्ती इलाका है सिंगरौली और ऐसे में लगातार 3 बार आप वहां पर विधायक रह चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। जी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और माइनिंग कॉलेज ये सब अंतिम चरण में है, कैबिनेट के प्रत्याशा में है, बजट के प्रत्याशा में है। जी। मैं तो निरंतर ये कहता हूँ कि यदि ये सब पूरा करेंगे तभी सिंगरौली का विकास संभव है, और नहीं तो हवा हवाई रह जाएगा। बिल्कुल। इसके पक्ष में मैं बराबर मुख्यमंत्री जी से बात करते रहता हूँ। बिल्कुल, लगातार आश्वासन दिए हैं जी। कि तुम्हारा आने वाले समय में इस पंचवर्षीय योजना में सभी तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे। जी, लगभग 1.5 साल का अगर कार्यकाल मुख्यमंत्री कमलनाथ का निकाल दिया जाए तो तब से जब से आप विधायक हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काम कहीं ना कहीं बड़ी धीमी गति से चल रहा है। क्योंकि मैं ये 12वां साल जी। 12वां साल ये मेरे विधायक कार्यकाल का चल रहा है। जी। इसके पहले मैं मेयर था, तब भी सिंगरौली के विकास की जो गति है वो तब से ही शुरू हो पाई। जी। तो आने वाले समय में 15-20 साल 25 साल तो विकास के लिए समय चाहिए ही जी। कि कम से कम जिला के लिए समय पर्याप्त चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश को देखना है, क्योंकि न कि सिंगरौली को और सिंगरौली को जिला बनने के 12 साल के बाद आप निरंतर विकास के अग्रसर चल रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपको एयरपोर्ट का भूमि पूजन होना है, इसके बाद मेडिकल का होना है जी। और बजट सत्र जब आएगा तो हो सकता है कि और बजट मिल जाए तो और काम होंगे, तभी सिंगरौली का विकास दिखेगा। चाहे वो बाईपास रोड की बात हो, चाहे सिंगरौली का एनएच की बात हो, वो सभी तभी पूरे होंगे। चाहे एनएच हो, सारी चीजें आने वाला समय में मैं समझता हूँ कि इस पंचवर्षीय योजना में जी आशा करता हूं कि पूरा करा पाने में समर्थ बन पाऊंगा। जी, राम लल्लू जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपका 12 साल का जो कार्यकाल है वो हो चुका है और 12 सालों में अभी तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप संतुष्ट हैं जो काम अभी तक हुआ है उस काम से? काम से संतुष्ट तो लगभग 70% हैं जी। क्योंकि बुनियाद ढल चुकी है। जी। अंतिम रूप में बकाया है, उसको मैं मानता हूं कि अगले 2-3 सालों में पूरा हो जाने की संभावना लगती है। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि 70% आप संतुष्ट हैं जो काम अभी तक हुआ है, क्या 30% सरकार की वजह से जो लेट लतीफी होती है या जो काम में देरी होती है, क्या उसकी वजह से जो 30% असंतुष्टि है उसकी वजह से है, या फिर जो सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है वो अपनी सही गति पर चल रहा है? आप पूरी के पूरी बात मैंने आग्रह ये करना चाहता हूं कि सरकार से आश्वासन निरंतर मिल रहा है जी कि हम लोग इस दिशा में निरंतर हैं सिंगरौली के विकास के लिए। जी। सिंगरौली में नार्दर्न कोलफील्ड में एनटीपीसी, एनसीएल सारे उद्योगकरण है। सारे देश के नामी गिरामी कंपनियां सिंगरौली जिले में उद्योग स्थापित की है जी। इसलिए उनके सीएसआर से, उनके अदर काम से, डीएम फंड से अब काम बढ़ना शुरू हुआ है। जैसे एयरपोर्ट को 31-32 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जी। माइनिंग फंड से माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई जाएगी। अब जो है 2-3 साल से अब कुछ प्रगति की ओर अग्रसर है जी। आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि ये पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल राम लल्लू जी, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके हैं जो कि जिन पर काम चल रहा है और आपको उम्मीद है कि वो पूरे हो जाएंगे। सिंगरौली के विकास पर और भी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इन चैनल नंबर पर
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं सिंगरौली से विधायक रामलल्लू वैश्य से। रामलल्लू वैश्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामलल्लू वैश्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामलल्लू जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या क्षेत्र में जिस तरीके से विकास कार्य आपने करवाए हैं, क्या आपने कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि आप बताना चाहेंगे जिसको आप अपने आप में बड़ी उपलब्धि समझते हैं और जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है? सिंगरौली के जनता को सबसे पहले नगर निगम क्षेत्र में जी मीठा जल जी पिलाने का काम शुरू हुआ है जी, क्योंकि 135 करोड़ की लागत का ये पूरे प्रोजेक्ट है जी। अभी इसमें आधे जनता को पानी मिल रहा है, कुछ क्षेत्र बाकी है, उनका काम जारी है जी। और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। घर घर नल जल योजना का काम दिया जा रहा है, सबको पानी मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सौभाग्य योजना हो, बिजली के सब लगभग बिजली की आपूर्ति हो रही है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। जी बिल्कुल बिल्कुल रामलल्लू जी, जिस तरीके से आपने बताया कि मीठा पानी हर घर तक पहुंचाने का काम आपने किया है और उस पर काम अभी चल रहा है, मेरा बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि कल ही मैंने एक ऐसी खबर पढ़ी है आपके क्षेत्र की जहां पर गंदा पानी लोग पीने को मजबूर हैं, नाले का पानी वो लोग पीने को मजबूर हैं, वहां पर सड़क भी नहीं है। और वो उस खबर पर आपकी भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, आपने कहा था कि कोरोना की वजह से वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया अभी तक। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो जो अतिक्रमण या तत्काल जो बसते हैं यहाँ के बाहर के लोग जी, मजदूरी करने लोगों, कहीं नाले के तीरे, कोई सरकारी जमीन में, कोई जंगल के जमीन में, ऐसे लोगों को पानी की समस्या हो सकती है, बाकी सभी जगह ठीक है जी। रामलल्लू जी, मोरबा के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 3 की यह खबर निकल करके सामने आई जहां पर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, आदिवासी और गरीब मजदूर लोग वहां पर रहते हैं। मैं यही बात कहने जा रहा हूं कि 8 नंबर 3 नंबर में जो बाहर के लोग आके बसे हैं नाले के तीरे जी, उनको नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच पाया है। बाकी जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट बनाते समय थे बसे, उनको सबको पानी मिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। रामलल्लू जी, जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, हाँ, जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं, क्या उनको साफ पानी पीने का अधिकार नहीं है? क्या वो 2 दिन 4 दिन में आके इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे कर देंगे? उन तक कैंटर से पानी पहुंचाया जा सकता है या नहीं? नहीं, आपसे मैं ये कह रहा हूँ अवैध है, पानी पीने का, खाने का, जीने का हक है, पर जहां से वो आते हैं तो बताते तो नहीं हम बस रहे हैं, रातों रात झोपड़ियां बना के बचाते हैं। श्रीमान, वो गरीब मजदूर लोग हैं, वहां भी व्यवस्था करने की बातें मैंने कर दिया हूँ जी, और उनको 4 महीने 3 महीने के भीतर पानी मिल जाएगा उनको। इसके अलावा भी करीब 45 वार्ड है जहां पर अभी तक पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। पौने 45 वार्डों में आपको बताए ना जी कि सबके पाइपलाइन बिछ रही है जी, क्योंकि ठेका दे दिया गया है पाइपलाइन सभी वार्डों के लिए जी, और सभी वार्ड में 4 महीने 6 महीने में सब जगह पहुंच जाएगा, ये प्लानिंग है। चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका, आप वहां पर पानी पहुंचाने का दावा करते हैं और उम्मीद है कि उन लोगों तक, जो गरीब लोग, जो मजदूर लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको भी साफ पानी पीने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जो आपका ख्वाब है जी, 3 नंबर 8 नंबर के लोगों को जो बात आ रही है जी, उसको 3-4 महीने में सबको पानी मिल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये दावा करते हैं तो 3-4 महीने के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। अगर पानी वहां पर ना पहुंचा तो आज आप नेशनल मीडिया पर ये आश्वासन दे रहे हैं उन लोगों के, वहां तक आप पानी पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए सिंगरौली की, क्योंकि सिंगरौली सीमावर्ती इलाका है, वहां पर आप इस बात की भी उम्मीद रखते हैं कि वो पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर सिंगरौली में है। बीजू नदी से इसीलिए अलग मैं प्रोजेक्ट बनवाया था जी, बीच में खदान होती है, पानी पूरे नगर निगम को नहीं मिलता जी, इसलिए 5-6 वार्डों का पानी का पुनः मुस्तैद व्यवस्था किया है जी। अब वो अधिकारी ठेकेदार के बीच में थोड़ा झमेला है, बाकी सब हो गया है जी। चलिए, पानी पहुंचाने की आपने बात कर दी है, आप पानी पहुंचा ही देंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जनता आप पर भरोसा करती है, इसीलिए तीसरी बार उन्होंने आपको चुना है और आप उनके भरोसे पर खरा उतरेंगे। लेकिन जो सड़कें वहां तक पहुंचानी है, सड़कों के बारे में भी बता दीजिए, कब तक वहां पर सड़कें बन जाएंगी?
सर्वे हो गया है जी ठेकेदार आके अब पाइपलाइन बिछाने का काम करेगा, 3-4 महीना में उनको पानी मिल जाएगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? पूरी तरह से भी मैंने परसों ही समीक्षा बैठक नगर निगम का लिया था जी। कहाँ सड़क, कहाँ नाली, कहाँ पानी, जो मूलभूत नगर निगम का काम है उसे करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है जी। और अब लॉकडाउन के चलते पहले काम 2-3 महीने बंद थे, वायरस महामारी के चलते बंद थे, अब वो काम चालू हुए हैं और जल्दी होंगे। जी रामलल्लू जी, बड़ा सरल स्वभाव है आपका, लोगों से मिले जुले आप रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से भूमाफिया के बारे में लगातार आप पर यह आरोप लगता रहता है कि भूमाफिया पर आप कुछ नहीं बोलते, आपकी चुप्पी पर सवाल उठाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात कुल मिला के तो कहने की बात है जी। कहे कोई भूमाफिया नहीं है जी। जो लोग यहाँ आप इंडस्ट्रियल बेल्ट का सर्वे कराएंगे जी तो तमाम लोग यहाँ के पास जाते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो नगर निगम रहे चाहे एनसीएल की जमीन में हो। जी। आप यहाँ आके एक बार सर्वे करके देखेंगे तो जब कब्जा पब्लिक कर लेते फिर आंदोलन खड़ा हो जाता है कि क्यों हटाओगे। जी। इसलिए वो माफिया कह लीजिए अथवा अवैध कब्जा कर लीजिए। जी, तो उन पर किस तरीके से वहां पर जो एक व्यवस्था है, किस तरीके से उसको वहां पर बनाया जाए, कानून व्यवस्था भी लागू रहे, कोई किसी जमीन पर, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा भी ना हो, आम लोग भी खुश रहें और जो प्रवासी वहां पर आते हैं उनके भी रहने का इंतजाम हो जाए, इसके बारे में क्या कोई प्लानिंग, क्या कोई तैयारी है आपकी? लोकतंत्र में आपको क्या बताएं जी। कर्मचारियों के कहे मिले भगत के कारण ये सब काम हो जाते हैं जी। और जब जनता 10 घर बन जाती है तो उसे उजाड़ने पसीना आ जाता है। तो ऐसे कर्मचारी जिनकी मिली भगत से ऐसा काम होता है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? विभिन्न राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं इसलिए प्रशासन उसे हटा नहीं पाता। जी, तो क्या यहां पर प्रशासन को एक तरीके से फेल समझ लिया जाए? क्या प्रशासन विपक्ष के सामने फेल हो जाता है ऐसे मामलों पर? हम लोग तो निरंतर कहते हैं, पर अब वही है लोकतंत्र में कि जैसे अभी बात आ रही, कोई बच गया तो भाई पानी दो, सड़क दो, पानी दो, बिजली दो, वो मजबूरी हो जाती है। जी। तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन कब्जे कर लिया तो। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही हैं, जो प्रवासी बाहर से आते हैं उनको भी खुश करने की बात आपने कही है, उन तक पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की बात कही है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी भी सर आपकी ही है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए जब तैयार होते हैं जी। तो हमें आप सबके जनतंत्र में पब्लिक के हित में उठ खड़े हो जाते हैं। जी जी, कि भाई रहने तो इसको मत करो। बिल्कुल 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 रामलल्लू वैश्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आप सेवा का कार्य कर रहे हैं, जनता आपसे कहीं ना कहीं खुश है, इसीलिए आपको तीसरी बार चुना है और फिर से अगर आप जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे तो फिर से आप चुने जाएंगे, इस बात की हम आशा करते हैं। और तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने एएनबी न्यूज ने रामलल्लू वैश्य जो कि सिंगरौली से विधायक हैं, उनसे बातचीत की है और उनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने किए हैं, किन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उस पर भी उन्होंने बेबाकी से राय रखी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।